इलाहाबाद से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके निदान के लिए अगर कोई एक नेता सबसे पहले पहुंचता है, सबसे आगे होता है, तो वो है ग्रास रूट लेवल से जुड़े नेता हासिब अहमद। ये ना केवल इलाहाबाद से जुड़ी समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, बल्कि ये देश की, प्रदेश की मुख्य समस्याओं से भी लोहा लेते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं और अपने तरीके से उसको लोगों के सामने लेके आते हैं। आज हासिब अहमद खुद मेरे साथ मौजूद हैं। हासिब, मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप प्रयागराज से हैं, यहाँ पे आपने ग्रास रूट लेवल पे अपना करियर शुरू किया है, शुरू से आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। इस समय इलाहाबाद की 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? देखिए, 1989 के बाद से इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या रही है बेरोजगारी। यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, चाहे वो नैनी में कॉटन मिल के आसपास की फैक्ट्रियाँ रही हों, चाहे वो शहर में कुछ फैक्ट्रियाँ रही हों या शहर के बाहर जो भी फैक्ट्रियाँ नहीं हो, वो सारी फैक्ट्रियाँ 89 के बाद से धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई। जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ थी वो भी, उस पर भी ताले लग गए। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि सरकार की उपेक्षा का कारण था। सरकार ने इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों को छुट्टी देना शुरू कर दिया और फैक्ट्री संचालन के लिए जो भी ज़रूरतों के सामान थे वो सारी फैक्ट्रियों को न दे करके बाहर की विदेशी कंपनियों को देना शुरू कर दिया। तो इससे यहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई, जिससे यहाँ के नौजवान बाहर जा कर के पलायन करने लगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर थी बेरोजगारी। रोजगार नाम पर कोई चीज़ नहीं यहाँ पर थी, बेरोजगारी यहाँ पर चरम पे थी। शहरी इलाके में जो लोग जीवन यापन करने के लिए रोजगार किया करते थे, कारोबार किया करते थे, वो लोग बाहर जा कर के, चाहे वो गुजरात जाते थे, मुंबई जाते थे, कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे, बिहार जाते थे, दूसरे शहरों में जा कर के, दूसरे राज्यों में जा कर के अपने जीवन का यापन किया करते थे। तो इलाहाबाद की 2 समस्या ये हो गई। तीसरी इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या है अपराध। यहाँ अपराध का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। जिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई सरकारें बदस्तूर आती गई और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जाती चली गई, मगर अपराध पर अंकुश नहीं लग पाया। उत्तर प्रदेश की सियासत का जन्म इसी इलाहाबाद से होता है और इस सियासत का रास्ता अपराधियों से इलाहाबाद से शुरू होता है, जो लखनऊ और दिल्ली होकर के जाता है। तो ये अफसोस की बात है कि इलाहाबाद में 3 बड़ी समस्या है जिसका निदान आज तक नहीं हो पाया। चलिए, अब इलाहाबाद से हम यूपी स्टेट की तरफ पहुँचते हैं। राम मंदिर बन रहा है, आपको पता ही होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समय जो नौजवान हैं उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? मंदिर बनाने की, नया मस्जिद बनाने की, नया गुरुद्वारा बनाने की, नया चर्च बनाने की, या एम्प्लॉयमेंट देने की? देखिए, किसी विद्वान ने उसने अपने अशआर में, अपने शेर में बड़ा बखूबी लिखा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, क्या बांट सका इंसान को। सन 1991 के बाद से मंडल और कमंडल की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे देश के आराध्य हमारे भी हैं। तो मंदिर और मस्जिद की सियासत पर अंकुश लगाने के बजाय इस देश के राजनेताओं ने मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर तूल देने का काम किया। जिस तरीके से अयोध्या में घटना हुई, उस घटना के बाद से 2 वर्ग विशेष लोगों में बंटवारा हुआ। उस खाई को नेताओं ने बांटने के बजाय उसको और गड्ढा करने का काम किया, उसको और खोदने का काम किया। इस देश में आप मंदिर निर्माण कराइए, इस शहर में आप मंदिर निर्माण कराइए। अगर आपको जगह कम पड़ जाए तो मैं अपना घर भी दान करने के लिए तैयार हूँ, मंदिर मस्जिद वहाँ पर भी निर्माण कराइए, मगर इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को पहले रोजगार दीजिए, बाद में मंदिर मस्जिद का निर्माण करवाइए। चलिए, मैं अपने तीसरे सवाल पे आता हूँ। 2022 में यूपी में इलेक्शन है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन ऐसा एक नेता है जो सीएम कैंडिडेट हो सकता है और माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर सकता है पोस्ट के लिए? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस विषय पर निर्णय नहीं लिया, मगर मेरा जहां तक राजनीतिक अनुभव का सवाल है तो मेरा अपना राजनीतिक अनुभव ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जहां लोग जाति विशेष और जाति वर्ग के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास जाति विशेष के लोग हैं या किसी धर्म विशेष के लोग हैं, किसी वर्ग विशेष के लोग हैं, तो कांग्रेस के पास तमाम वो ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सियासत पे दखल देने का काम करें और ज़मीनी मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का काम करें हैं। हमारे पास प्रमोद तिवारी जैसे चेहरा है जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 9 बार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 9 बार विधायक हुए हैं, उसके बाद राज्यसभा सांसद हुए, जिनके नाम के पहले अजय लिखा हुआ है, जिनके दामन पर एक दाग नहीं है, जिनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक किसी भी थानेदार या चौकी इंचार्ज ने एक छोटी सी धारा में भी किसी मुकदमे में वांछित करने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीना तान करके चुनाव लड़ेंगे और सत्ता हासिल करेंगे, क्योंकि ये चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की चुनौती को स्वीकार किया है और 2022 में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश के इन सत्ता के लोभियों को सत्ता से फेंकने का काम करेगी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि यूपी में प्रियंका जी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है और एक स्ट्रगल चल रहा है, वो कभी यूपी सरकार के ऊपर कुछ कहती हैं, सरकार आगे से कुछ कहती है, तो ये जो एक द्वंद्व चल रहा है, राजनीतिक द्वंद्व, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये तैयारी है 2022 की? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ये वर्षों से चली आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी के सक्रिय होने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अनाधिकृत प्रवक्ता बहन कुमारी मायावती हो, इन तमाम लोगों के पेट में दर्द होना इस वजह से शुरू हो गया क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की खोई हुई ज़मीन को तराशना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी जी के सक्रिय होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये सोचना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार की बेटी, जिसको गंगा की बेटी कहा जाता है, प्रियंका गांधी इसी शहर की बेटी हैं। आनंद भवन उनका दधियाल है, उनका ननिहाल है, तो इलाहाबाद उनका शहर है। प्रियंका गांधी जी को गंगा की बेटी कहा जाता है। इस बार गंगा की बेटी का मुकाबला गंगा के दत्तक पुत्र से है, जो गुजरात से आते हैं और बनारस से आकर के चुनाव लड़ते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो गंगा की बेटी गंगा की अविरल धारा पर सवार होकर के उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश को जिन जिन लोगों ने बार बार चीरहरण करने का काम किया, उनके साथ छल कपट करके सत्ता हासिल करने का काम किया, उन तमाम लोगों को प्रियंका गांधी जी मुंहतोड़ जवाब 2022 में देने के लिए आ गई हैं। बाकी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इस बार मेरा इंटरव्यू आउटडोर है, हम लोग संगम किनारे खड़े हैं, तो इंटरव्यू के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में कुछ संगम की झलकियाँ भी दिखाऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं और इस इंटरव्यू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है यूपी में कांग्रेस इतनी स्ट्रांग है कि वो बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से वैसा लोहा ले पाएगी, खास तौर पे बीजेपी से? लगभग 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब राजनीतिक पार्टियों ने जन्म लेना शुरू करा तो वही दौर था कि कांग्रेस पार्टी देश की सियासत से, उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर होती चली गई। देश की सियासत में कांग्रेस स्थापित थी मगर उत्तर प्रदेश की सियासत से कांग्रेस दूर होती चली गई। इन 3 दशकों में कई पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर आई और जन्म ली। 89 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जन्म ले लिया। 89 में ही बहुजन समाज पार्टी ने जन्म ले लिया। 89 में ही कई छोटे घटक दलों ने भी जन्म ले लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जाति समीकरण पूरी तरीके से हावी होता चला गया और कांग्रेस पार्टी सभी धर्म और जात और सभी मजहब को लेकर के चलने वाली पार्टी थी। हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जनता से हमारा समन्वय टूटता चला गया और ये लोग धीरे धीरे सत्ता के करीब आते गए। तो यही मुख्य कारण था कि हम सत्ता से 3 दशकों से दूर रहे, मतलब 30 सालों से उत्तर प्रदेश में हम वनवास काट रहे थे। अब वो वनवास खत्म होने का समय आ गया। उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की प्रभारी बनी है तो प्रियंका गांधी जी ने ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरना शुरू करा। हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, जो हतोत्साहित थे, जिनके साथ शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, दमन हो रहा था, राजनीतिक पार्टियों के चलते षड्यंत्र हो रहा था, उन तमाम लोगों की आवाज़ मुखर होकर के प्रियंका जी ने उठाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के संघर्षों के आगे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने घुटने टेकना शुरू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपनी ज़मीन बना ली है। 2022 में अब समय बहुत कम रह गया है, तो हम इस
इस बार चुनाव जो लड़ेंगे वो असल ज़मीनी मुद्दों पर लड़ेंगे। मुद्दा हमारा कई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे बिजली देने की वादा किया था, 24 घंटे तो बिजली ये दे नहीं पा रहे हैं, मगर बिजली के बिल का स्लैब ज़रूर बढ़ा रहे हैं। ये जहां पर इलाहाबाद में 3 विशाल नदियों का संगम होता है, जहां गंगा की अविरल धारा के साथ कई शहरों का समागम होता है, उस शहर के अंदर 3300 रुपये पर साल के हिसाब से छोटे से घर का किराया आता है, पानी का बिल आता है। तो आप यकीन करिए कि इलाहाबाद के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहरों में किस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, किस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम पर है और किस तरीके से इनकी तानाशाही अपने चरम पर है। आपको पता ही होगा कि भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से नीचे गई है। मिस्टर राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट भी किया है। आप नेशनल लेवल के मुद्दों पर भी बात करते हैं, तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था धराशायी 2014 के बाद से होना शुरू हो गई। जो देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की जीडीपी को 10% पर ला करके खड़ा कर दिया था, आज वही देश की जीडीपी 6 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने -23.9 पर ला करके छोड़ दिया। तो इस देश की विडंबना है, जहां रोजगार के नाम पर कोई सवाल नहीं करता है, जहां कारोबार के नाम पर कोई सवाल नहीं करता है, जहां अर्थव्यवस्था के नाम पर कोई सवाल नहीं करता, महंगाई के नाम पर कोई सवाल नहीं करता, मगर जाति धर्म मजहब की आग कब तक इस देश में सुलझा करके लोग अपनी सियासत को जन्म देने का काम करेंगे। तो जिस मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने आज से कुछ महीने पहले ही ट्वीट करके ये जानकारी दिया था, आज उस देश की जीडीपी -23.9 पर आकर के रुक जाती है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी की बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते, राजनीतिक पार्टियां उनका मजाक उड़ाती हैं। राहुल जी इस देश के नेता हैं और राहुल जी इसी मिट्टी के हैं। राहुल गांधी जी को गंभीरता से ना लेने वाले लोगों के लिए एक सबक है कि प्रधानमंत्री मोदी मन की तो बात करते हैं मगर ढंग की बात कभी नहीं करते। ये विडंबना है कि मन की बात ये अपनी करेंगे मगर दूसरे के मन की और दिल की बात कभी नहीं सुनेंगे। हासिब, मेरा लास्ट सवाल आपसे एक है। आप इतने साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, कभी आप किसी मुद्दे को लेकर मेहनत करते हैं, कभी आप किसी और मुद्दे को लेकर करते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल कमांड तक आपकी बात पहुंचती है? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की धारा पर सवार होकर के उसी धारा के साथ प्रवाह करने का काम करते हैं, मगर हमारी बातें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, इसके लिए कई चैनल बनाए गए हैं। हमारे यहाँ प्रभारी हुआ करते हैं, जिला और शहर अध्यक्ष हुआ करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो संगठन के अंदर रह करके अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना ये पहली प्राथमिकता होती है हर छोटे कार्यकर्ताओं की और ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की। हम लोगों ने बारी बारी अपनी बातों को पहुंचाया। 2013 में सबसे पहले मांग हम लोगों ने यहाँ प्रियंका गांधी को उठाया था कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए और आ करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी के तौर पर कार्यभार संभालना चाहिए। 17 अगस्त वो तारीख हमें याद है। 17 अगस्त को पहली बार हमने प्रियंका जी को लेकर के एक पोस्टर यही आनंद भवन स्वराज भवन पर लगाया था, जिसमें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी ने मुझे बाहर का रास्ता भी दिखाया था। उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री निर्मल खत्री जी ने लगभग 1.5 महीने की वनवास के बाद मेरी घर वापसी किया था। उस घर वापसी के बाद प्रियंका जी को लेकर के तमाम बातें सामने प्रकाशन में आया करती थी कि प्रियंका जी अब आ जाएंगी राजनीति में, मगर वो समय नहीं आया। अब जब सही मायने में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राजनीति की मुख्य धारा में आ गई, कांग्रेस के मुख्य धारा में आकर के किसी अच्छे पद पर आसीन हो गई, तो हमें ये लग रहा है कि हमारी तपस्या का फल हमें मिल गया है। शीर्ष नेतृत्व जरूर हमारी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेगा, आम कार्यकर्ताओं के दर्द को सुनेगा। 3 वर्षों से लगभग सत्ता का वनवास हम काट रहे हैं और इन 3 वर्षों से सत्ता का वनवास काटते हुए हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन उतार चढ़ाव देखते हुए कार्यकर्ताओं का मन टूटा भी है। लगभग 12 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 9 बार मैं जेल गया हूं और 33 से अधिक मुकदमे हमारे ऊपर अब तक चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सभी पार्टियों ने अपने प्रतिस्पर्धा की राजनीति को करते हुए दूसरे राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों का दमन करने का काम किया। उनकी हक और हुकूक की आवाज़ को सुनने से पहले उनका गला घोटने का काम किया। तो राजनीतिक मतभेद जो होना चाहिए वो मतभेद बुला करके ये व्यक्तिगत लड़ाई और दुश्मनी लड़ने का काम कर रहे थे, जिसका अंत होना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल आपसे है, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, इस बारे में कुछ कहेंगे आप?
देखिए, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रणव दा ने अपने नाम की छाप छोड़ रखी थी। प्रणब मुखर्जी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के साथ भी काम किया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी साथ किया। इस देश में लगभग 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। तो आप उनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या थे। उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिस पर देश के कई आतंकियों को फांसी के फंदे पर लटकाने में भी अहम भूमिका थी। तो प्रणब दा को हमारी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। प्रणब दा हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी विचारधारा का अंत नहीं हुआ है। उनकी विचारधारा और उनकी सोच हम लोगों के बीच में हमेशा रहेगी, जिनके बनाए हुए पदचिन्हों पर तमाम देश के राजनीतिक पार्टी और आम आदमी हमेशा चलने के लिए कारगर होंगे। प्रणब दा को मेरी तरफ से भी रिस्पेक्ट और श्रद्धांजलि। हासिब, इतना मुश्किल टाइम होने के बावजूद, कोरोना सिचुएशन चल रही है, आप इतने बिजी हैं, उसके बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।